Good morning students, we are discussing the French revolutions. Today's topic is France become a constitution monarchy. ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने द फ्रेंच रेवोल्यूशंस का आउटब्रेक पढ़ा था पार्ट 2, जिसमें हमने ये देखा था कि वहाँ के पुअर हार्वेस्ट के कारण, हाई टैक्सेस के कारण बहुत सारे ऐसे रीजंस हुए थे जो मैंने आपको बताए थे। उन रीजंस के कारण वहाँ की जनता बिल्कुल रिवॉल्ट के मूड में आ गई थी कि अब उनसे सहन नहीं हो रहा है, क्योंकि राजा के रूल्स रेगुलेशन जब तक वहाँ की पब्लिक के वश में होते हैं वो सहन कर सकते हैं, बट उनके जब बिल्कुल ओवर हो जाता है तो वह उसे सहन नहीं करते। तो अब यहाँ पर उन्होंने कह दिया कि भाई हम तो इस चीज़ को सहन नहीं करेंगे। अब जब राजा को बिल्कुल लग गया कि अब तो जनता उनकी 1% मतलब 1% बात भी मानने के लिए एग्री नहीं है, तो उन्होंने क्या कर दिया कि राजा ने उनकी बात को स्वीकार करना ही जरूरी समझा। तो मैंने आपको बताया था कि वहाँ की डिमांड क्या थी, नेशनल असेंबली क्या चाहती थी, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन चाहती थी, जिसके अंदर वह चाह रही थी कि कुछ शक्तियाँ सिटीजन्स को दी जाए, जिसमें इक्वल वोटिंग पावर हो, जिसमें सबको वोट देने का अधिकार हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने उस वीडियो में पढ़ी थी। तो यहाँ पर राजा ने उनकी इस बात को स्वीकार कर लिया था। ठीक है, ईयर भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, आपको याद होना चाहिए। आज मैं आपको नहीं बताऊंगी, लेकिन आप हर जो भी ईयर डेट जो भी आता है उनमें आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि राजा ने उनकी बात को एक्सेप्ट कर लिया था। अब बात आती है कि जब ड्राफ्ट तैयार हुआ तो ऐसा तो नहीं है कि सारी पावर जो है नेशनल असेंबली के पास थी, कुछ पावर उन्होंने किसको दी होगी, राजा को भी दी होगी। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर कौन सा राज चल रहा था, मोनार्की चल रहा था। मोनार्की आप जानते हो ना, राजतंत्र। ठीक है, अब जहाँ राजतंत्र होता है वहाँ राजा ही पावर है। ठीक है, लेकिन काम कौन कर रहा है वो नहीं पता। पहले तो क्या कर रहा था, जो भी रूल बना रहा है राजा बना रहा है, जो भी निर्णय ले रहा है राजा ले रहा है, राजा की जो इच्छा होगी वो करेगा। लेकिन अब नेशनल असेंबली ने जो ड्राफ्ट तैयार किया है न्यू कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें राजा को उन्होंने लिमिटेड पावर दी है। राजा को उन्होंने क्या दी है, लिमिटेड पावर दी है। देखिए फर्स्ट पॉइंट है हमारा, नेशनल असेंबली कंप्लीटेड ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791 की। देखिए आप याद करिए कि 1789 में रिवॉल्ट शुरू हुआ था। ठीक है ना, उस समय उन्होंने क्या मांगी थी, नेशनल असेंबली ने डिमांड करी थी। ठीक है, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन की। अब आपको ये तो है पता है कि ऐसे तो है नहीं कि कहते ही संविधान बन गया, संविधान को बनने में टाइम लगता है। तो यहाँ पर टाइम का जो डिफरेंस है वो देखिए कितना आ रहा है, 89 में शुरू हुआ और 91 में न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनकर कंप्लीट हुआ। ओके, अब नेक्स्ट, लिमिटेड द पावर ऑफ मोनार्क। ठीक है, उन्होंने उसके अंदर जो राजा के पास कंप्लीट पावर जो राजा के पास थी ना, वो कंप्लीट पावर में से उन्होंने क्या कर दिया, कुछ पावर्स उन्होंने नेशनल असेंबली ने ले ली और कुछ लिमिटेड पावर्स जो थी वो किसको दे दी, राजा को दे दी। ठीक है, अब आपको मोनार्क का मतलब तो बताया ना, जैसे क्या होता है कि ब्रिटेन में आपको पता है कि राजा रानी होते हैं, लेकिन काम कौन करती है, पार्लियामेंट करती है। ठीक है ना, वहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो तो क्या है, मोनार्की सिस्टम है, बट वहाँ पर जो पार्लियामेंट बनाई गई है वो काम करती है। उसी तरह का सिस्टम यहाँ पर भी है कि राजा तो रहेगा, राजा को पद से नहीं हटाया गया है, राजा तो वही रहेगा, लेकिन राजा की जो पावर्स है उनको क्या कर दिया जाएगा, लिमिट में कर दिया जाएगा। अंडरस्टूड। अब देखिए नेक्स्ट, सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, अब आपकी बुक में ये आएगा, आपने अगर अच्छे से बुक को रीड किया होगा तो मैं जहाँ तक समझ सकती हूँ आपको पता होना चाहिए कि सेपरेशन ऑफ पावर का जो फिलॉसफर है, जहाँ से लोगों को ये पता लगा कि पावर को सेपरेट किया जा सकता है, तो किसी ना किसी की विचारधारा पे तो उनको पता लगा ही होगा। तो वह फिलोसोफर कौन थे, मॉन्टेस्क्यू। कौन थे, मॉन्टेस्क्यू, जिन्होंने एक बुक लिखी थी स्पिरिट ऑफ द लॉज। उसके अंदर उन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर लिखा था, मतलब शक्तियों का विभाजन। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेपरेशन ऑफ पावर वाला पार्ट है वो
कहाँ से लिया गया था, मतलब नेशनल असेंबली ने अगर उसे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला है तो कहीं ना कहीं से उन्होंने उस चीज़ को पढ़ा होगा, देखा होगा, किसी के विचारों से तो उनको इस चीज़ में कुछ पता लगा होगा कि पावर को अगर हम सेपरेट कर दें तो क्या होगा कि काम को इजीली किया जाता है। एक व्यक्ति के ऊपर अगर सारा भार सौंप दिया जाएगा तो वो अकेला क्या हो जाएगा, उसके ऊपर कुछ ज़्यादा ही लोड हो जाएगा। तो क्या होगा, लोड को कम करने के लिए उसे क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो हर वर्ग जो है, हर जो भाग है वो क्या करेगा, अपना अपना काम करेगा, तो इजीली सिस्टम को चलाया भी जा सकता है और अच्छे से सारी गवर्नमेंट को मेंटेन भी किया जा सकता है। अंडरस्टूड। अब यहाँ पर ये याद रखना कि सेपरेशन ऑफ पावर का विचार ने कौन से फिलोसोफर से मिला था, मॉन्टेस्क्यू, ठीक है। और मॉन्टेस्क्यू के द्वारा जो बुक लिखी गई थी द स्पिरिट ऑफ द लॉज, उसके अंदर से उन्हें सेपरेशन ऑफ पावर की नॉलेज मिली थी, जानकारी मिली थी। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारा, ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। अब आता है कि अब सेपरेशन जो किया गया वो किस में किया गया। देखिए आप हमेशा पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, आज भी आप पढ़ते हो, आप 8th में भी आपने पढ़ा, 7th में भी पढ़ा कि सिस्टम को 3 भागों में बांटा जाता है, ठीक है ना। 3 सिस्टम से काम, 3 फंक्शंस में काम करे, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, ठीक है। एक क्या करेगी, कानून को बनाएगी, एक क्या करेगी, उस पर काम करेगी, और एक क्या करेगी, उस पर न्याय करेगी। तो इसी तरह से 3 पावर के अंदर इन्हें बांट दिया गया। कौन कौन सी, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। क्लियर। अब उन्होंने उसके अंदर क्या किया, देखो 3 पावर में बांटने के बाद उन्होंने उसमें वोटिंग तो डालेंगे, ठीक है। अब एक ये होता है कि अगर हम प्रेजेंट को देखें या आप इंडिया को ही देखें प्रेजेंटली, यहाँ हम फ्रांस की बात कर रहे हैं बट मैं प्रेजेंटली आपको बता रही हूँ कि 18 ईयर्स के बाद जितने भी सिटीजन्स इंडिया में रहते हैं उनको क्या है, वोट देने का अधिकार है, इक्वल राइट है, ठीक है। एज लिमिट क्या है, 18 ईयर्स। क्लियर। अब यहाँ पर जो बात रखी गई है, यहाँ पर बात क्या रखी गई है कि वोटिंग पावर्स को 2 भागों में बांटा गया है, क्योंकि जो पब्लिक है ना वो है एक एक्टिव सिटीजन और एक पैसिव सिटीजन, ठीक है। एक्टिव सिटीजन जो है उनको वोटिंग पावर्स दी गई है और पैसिव सिटीजन जो है उन्हें वोटिंग पावर नहीं दी गई है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि मैम ये एक्टिव सिटीजन्स और पैसिव सिटीजन्स क्या है, ठीक है। तो आप ये देखिए, आपकी बुक में एक डायग्राम इसी तरह का बना हुआ है, उसे आप देखिएगा, ठीक है। तो पहले मैं आपको एक्टिव सिटीजन्स और पैसिव सिटीजन्स को डिफाइन करती हूँ, उसके बाद मैं आपको आगे का सिस्टम समझाऊंगी, ठीक है। एक्टिव सिटीजन्स के अंदर क्या है, देखिए, मैन अबाउट 25 ईयर्स हु पेड टैक्सेस इक्वल टू एटलीस्ट 3 days ऑफ अ लेबरर्स वेज एंटाइटल्ड टू वोट। अब यहाँ देखिए कि इन्होंने एक्टिव सिटीजन्स को वोट देने का अधिकार तो दिया है, बट क्या कैसे दिया है, देखिए कि उसमें भी 25 ईयर्स वाले मैन, 25 अबव, ठीक है। अबव का मीन्स पता है ना, 25 के ऊपर जितने भी मैन है, वुमेन की बात नहीं की जा रही है यहाँ पे, ओनली मैन की बात की जा रही है। वो मैन क्या दे सकते हैं, वोट दे सकते हैं। उसमें भी वोट कौन दे सकता है, जो 3 days ऑफ लेबरर्स वेजेस पर टैक्स पे करता है। 3 days ऑफ, पता है आपको, जैसे जो 3 दिन की कमाई है, 3 days मतलब 3 दिन जो उन्होंने लेबर किया है, वर्क किया है, उसकी जो इनकम है, उसका जो वेजेस है, उसके उतने % का उन्हें क्या पड़ना पड़ता है, टैक्स। तो वही व्यक्ति वोट दे सकते हैं जो 3 days ऑफ अ लेबरर्स वेजेस का टैक्स पेड करते हैं। समझ में आ गया। इसमें भी उन्होंने 25 के ऊपर सारे आदमियों को नहीं दिया। अब आप देखिए 3 days लेबरर्स वेजेस तो वही दे पाएंगे जो एक अच्छे पोस्ट पर काम करते होंगे, वो है ना। अब इसमें उन्होंने यहाँ पर क्या कर दिया, गरीबों को ये अधिकार नहीं दिया, ठीक है। गरीब लोगों को अधिकार नहीं मिला है क्योंकि गरीब लोग क्या करते हैं, डेली वेजेस पर काम करते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर इंटाइल टू वोट, मतलब इंटाइल का मीन्स होता है हकदार, वही व्यक्ति वोट देने के अधिकारी होंगे, हकदार होंगे। समझ में आ गई यहाँ तक आपको बात। ये कहलाएगा एक्टिव सिटीजन्स। अब पैसिव सिटीजन्स क्या है, देखिए पैसिव सिटीजन्स में तो उन्होंने अधिकार ही नहीं दिया,
उन्होंने अधिकार नहीं दिया। किसको नहीं दिया? रिमेनिंग मैन एंड वुमेन, उन व्यक्तियों को नहीं दिया जो टैक्सेस पेड नहीं कर रहे हैं, जो गरीब हैं। दूसरा वुमेन्स, महिलाओं को तो उन्होंने अधिकार दिया ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर होती है। ये दोनों पॉइंट मैं आपको ही पहले ये क्लियर कर दूँ, उसके बाद मैं आपको ये दोनों पॉइंट क्लियर करूँगी। क्लियर, अंडरस्टूड। बट अब देखिए, अब यहाँ पर इन्होंने पावर्स, आपको ये तो समझ में आ गया वोटिंग पावर किसको दी गई है। अब यहाँ पर इन्होंने क्या करा है कि देखिए, नेशनल असेंबली जो रेडी की गई है उसके अंदर मेंबर्स कितने हैं? 745 मेंबर्स हैं। ठीक है, जैसे हमारी जो पार्लियामेंट है ना, इंडिया की जो पार्लियामेंट है उसमें कितने मेंबर्स हैं पता होगा, हमने पढ़ा था पॉलिटिकल साइंस में, नहीं पता तो मैं बता देती हूँ आपको, 545 मेंबर्स होते हैं। उसी तरह से फ्रांस में जो नेशनल असेंबली रेडी की गई थी, तैयार की गई थी, उसमें 745 मेंबर्स इंक्लूड थे। अंडरस्टूड। अब वह जो 745 मेंबर्स थे वो भी तो कहीं ना कहीं से चुनकर आएंगे ही। ठीक है, अब उसमें जो इलेक्टर्स थे, इलेक्टर्स जानते हो ना, जिनको वोट देना है। ठीक है, इलेक्टर्स किसे देंगे? जो वोट दे रहे हैं, मतदान दे रहे हैं। ठीक है, उसमें उस मतदान में क्या दे रहे हैं? सिर्फ 50,000 मैन ही वोट दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस वेजिस पर वही व्यक्ति आ रहे हैं। ठीक है, जैसे कहने का मतलब ये हो गया ना कि भाई इस वोटिंग में वही हिस्सा ले सकता है जो 200 मीटर की दौड़ को क्या करेगा? क्लियर करेगा। जो 200 मीटर की दौड़ जीतेगा वही 400 मीटर की दौड़ दौड़ेगा। तो यहाँ पर जो पहले सक्षम है, ठीक है, स्टेबल है, टैक्सेस पे कर रहे हैं, वही व्यक्ति क्या करेंगे? यहाँ पर वोट देंगे। क्लियर। तो वो टोटल अगर अपन उनका नंबर ऑफ इलेक्टर्स निकालें तो वो निकलेगा 50,000 मैन। ठीक है, अंडरस्टूड। अब 50,000 मैन में से वोटिंग हो रही है, उन्हीं वोटिंग में से 745 मेंबर्स नेशनल असेंबली के लिए चुने जा रहे हैं। उनमें से, ये आपको पता है ना, रिप्रेजेंटेटिव्स उसी में से चुने जाते हैं। पहले उनके जो वोट देते हैं वो, फिर वोट देने के बाद उनमें से कुछ रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं। समझ में आ गया। अब देखिए, ये जो नेशनल असेंबली है ना, इस पर कंट्रोल किसका रहेगा? मिनिस्टर का रहेगा। अब आपको पता ही है कि हर अगर रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं, इलेक्टर्स में से रिप्रेजेंटेटिव चुने जाएंगे तो उसमें से कुछ पोस्ट मिनिस्टर्स को दी जाती है। मिनिस्टर्स की पावर को भी बांट दिया जाता है। कुछ मिनिस्टर्स जो होते हैं वो रोड से रिलेटेड काम करेंगे, कुछ मिनिस्टर्स जो होंगे वो एजुकेशन से रिलेटेड काम करेंगे, कुछ मिनिस्टर्स जो होंगे वो हेल्थ से रिलेटेड काम करेंगे। ठीक है, तो ये सेपरेशन हो गया। तो यहाँ पर जो नेशनल असेंबली का कंट्रोल है वो किसके ऊपर है? मिनिस्टर्स के ऊपर। क्लियर। ये देखिए, है ना। अब यहाँ पर नेशनल असेंबली ने क्या करा है? नेशनल असेंबली ने किंग पर भी क्या कर लिया है? कंट्रोल कर लिया है। किंग को पावर दी है। क्या पावर दी है? कि किंग के पास एक ही पावर है कि जब तक वह उसे सैंक्शन नहीं करेगा। ठीक है, सारा डिसीजन कौन ले रहे हैं? नेशनल असेंबली के मेंबर्स ले रहे हैं, लेकिन उस पर हाँ या ना बोलने का अधिकार राजा को दिया गया है। लेकिन राजा को ये नहीं है कि राजा ना बोल दे, राजा को तो हाँ बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि राजा के पास पावर नहीं है। पावर किसके पास है? नेशनल असेंबली के पास है। सिर्फ वहाँ पर तो राजा के क्या चाहिए होते हैं? साइन चाहिए होते हैं। ठीक है ना। कोई भी अगर प्रस्ताव जाता है ना तो उसको क्या करना होता है? कोई भी बिल गया, कुछ भी गया, तो उसके ऊपर राजा के साइन चाहिए होते हैं। तो वो साइन करने का काम सिर्फ राजा का है। सिर्फ नेशनल असेंबली के द्वारा इतनी ही पावर राजा को दी गई है, क्योंकि नेशनल असेंबली ने राजा के ऊपर पूरा कंट्रोल कर लिया है। यहाँ पर हमने देखा कि कंट्रोल किसका है राजा के ऊपर? नेशनल असेंबली का। ठीक है, नेक्स्ट आती है वीटो। वीटो पावर इसको बोलते हैं हम, वीटो पावर। वीटो पावर में क्या होगा? वीटो पावर में राजा सिर्फ अपने विचार प्रकट नहीं कर सकता है। वीटो में यही है कि राजा को कुछ अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों में राजा बोलेगा और अपनी रजामंदी देगा। ठीक है, और कुछ बनाते थे, मतलब कुछ बनते थे, कुछ बनाते थे, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हुई थी। डिस्कशन सारा राजा के साथ किया जाएगा, डिस्कशन होगा, सब कुछ होगा, बट राजा के पास वीटो पावर है कि राजा जब तक उस पर साइन नहीं करेगा जब तक वो एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, ये सारा क्लियर हो गया आपका। अब यहाँ पर देखिए कि जज का काम तो आपको पता ही है। जज जो है वो किससे कनेक्टेड है? एक्टिव सिटीजन से और पैसिव सिटीजन से। ठीक है, क्योंकि ये जो जजमेंट
अगर कोई काम हो रहा है तो उस पर जो न्याय है कि वो सही रूप से हो रहा है नहीं हो रहा है, वो सारा काम किसके अंडर में दिया गया है, जुडिशरी के अंदर दिया है। जुडिशरी में आपको पता है कौन होते हैं, जजेस होते हैं जो उस पर कार्य करते हैं। ठीक है, यहाँ तक ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि मैंने 2 पॉइंट छोड़ दिए थे कि डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन्स। ठीक है, अब यहाँ पर फ्रांस ने क्या कर दिया है, मैन और वुमेन को दिए जा रहे हैं क्या, राइट्स। ठीक है, कि डिक्लेयर कर दी कि मैन और वुमेन को राइट्स दिए जा रहे हैं, बट कौन से दिए जा रहे हैं नहीं दिए जा रहे हैं वो सब इसमें आगे हम आपको बताएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पैसिव सिटीजन्स में कुछ मैन और कुछ वुमेन हैं जिन्हें राइट्स नहीं दिए गए हैं, जिन्हें राइट्स नहीं दिए गए हैं। समझ गए ना, मैन एंड सिटीजन। सिटीजन्स कौन हो गए, नागरिक। मैन कौन हो गए, जो आपको बताया ना मैंने कि जिसको जो 3 वेजेस पर टैक्सेस पे 3 लेबरर्स वेजेस पर टैक्सेस पे कर रहे हैं वो वोट देंगे, जो नहीं कर रहे हैं वो वोट नहीं देंगे। तो वो बचे हुए मैन कहाँ हो गए, उनको डिक्लेयर कर दिया भाई ये वोट नहीं दे सकते हैं। ठीक है, नेचुरल एंड इनएलिजिबल राइट्स। अब इनएलिजिबल राइट्स मीन्स क्या होता है, जैसे कुछ राइट्स होते हैं ना नेचुरल होते हैं। नेचुरल कैसे हुआ, जैसे राइट टू लाइफ, जैसे राइट टू लाइफ। अब आपको लाइफ जीने का अधिकार है तो उस पर ना तो राजा का अंकुश है, ठीक है, ना उस पर नेशनल असेंबली का अंकुश है, वो आप फ्री हो। ठीक है, ये आपको गॉड गिफ्ट मिले हैं, आपको नेचुरल मिले हैं कि आपका जन्म हुआ है तो आपको जीने का अधिकार है, उस पर आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं है। तो इस तरह के राइट्स क्या कहलाते हैं, नेचुरल राइट्स कहलाते हैं। फिर आता है इनएलिजिबल राइट्स, जो राइट्स छोड़ा नहीं जा सकता। इनएलिजिबल का मीन्स क्या होता है कि वह राइट जिसे छोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है ना, कि कुछ तो राइट हमें नेचुरल मिले हैं बट कुछ राइट्स ऐसे हैं जिन्हें हम चाहकर भी नहीं छोड़ सकते हैं। वो राइट्स हमें एक्सेप्ट करने होंगे और उन्हीं अधिकारों को हमें मानकर काम करना होगा। फॉर एग्जांपल जैसे फ्रीडम है, इक्वलिटी है, लिबर्टी है। आप अपनी बुक के साइड में देखिएगा ये सारे आपको अधिकार दिए गए हैं। तो ये अधिकारों के बेसिस पर ही पूरे नेशनल असेंबली के कॉन्स्टिट्यूशंस को तैयार किया गया था। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स तो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये पॉइंट्स क्या है, फ्रेंच बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की, कि अब जो फ्रांस है वो क्या बन गया है, एक संवैधानिक राजतंत्र बन गया है ना। कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे मोनार्की मीन्स क्या होगा, संवैधानिक राजतंत्र, कि संविधान भी है और राजतंत्र भी है। जहाँ तक हमने आज तक सुना है कि जहाँ राजतंत्र होता है वहाँ संविधान नहीं होता, वहाँ सिर्फ राजा का ही अधिकार होता है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो है कि संविधान भी है और राजा भी है और दोनों मिलकर अपना अपना काम भी कर रहे हैं। अब ये सारे पॉइंट आ गए। ठीक है, अब आप मुझे कहेंगे कि मैम ये सारी पॉइंट होने के बाद राजा क्या इससे खुश रहेगा, राजा इस चीज़ से कंटिन्यूसली क्या ये नेशनल असेंबली चलती रहेगी, या राजा क्या उनकी बात को मानता रहेगा, क्या ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा। ये सारे जो प्रश्न हैं, ये क्वेश्चंस जो है आपके मन में आएंगे, बट ऐसा नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि एक तो व्यक्ति होता है कि उसके पास कंप्लीट पावर होती है, और उस कंप्लीट पावर में से कुछ पावर उससे अगर छीन ली जाती है, उससे ले ली जाती है, तो वो कुछ टाइम तक तो क्या करेगा, उसे सहन करेगा। ठीक है, उसको स्वीकार करेगा, बट कुछ टाइम बाद क्या होगा, वो कोई ना कोई ऐसा प्लान करेगा कि वह वापस अपनी पावर को स्टैब्लिश कर सके, अपनी पावर को वहाँ पे स्टेबल कर सके और वहाँ पर वापस अपना राज ला सके। तो यहाँ पर जो राजा है, आगे जो हम पढ़ेंगे ना वही पढ़ेंगे, ध्यान रखना कि यहाँ पर जो राजा है वो आगे अब क्या करेगा, नई प्लानिंग करेगा। किसके लिए, वापस अपनी पावर को प्राप्त करने के लिए, वापस अपनी शक्तियों को लेने के लिए, उसके अधिकारों को लेने के लिए वो क्या करेगा, प्लानिंग करेगा। और प्लानिंग करके वो कोई ना कोई वापस ऐसा काम करेगा जिससे वहाँ पर जो ये नेशनल असेंबली बनी है वो हो सकता है कि नाराज हो जाए और ये नेशनल असेंबली भंग भी कर दी जाए। समझ में आ गई ना मेरी बात, कि अगर कोई असेंबली बनी है तो उसे हटाई भी जा सकती है। कब, जब राजा के पास पावर आ सकती है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट जो हम हैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। आज की वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगी कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बनी और किस तरह से उस पर वर्क किया गया था। ठीक है, और कुछ पॉइंट्स कल डाउट में आ रहे थे,
तो मैं आपसे ये कहूँगी बेटा कि पॉइंट्स जो आ रहे हैं, जो छूट रहे हैं, वो मुझे पता है, आई नो, मैं जानती हूँ, वो पॉइंट भी आपके नेक्स्ट वीडियो में क्लियर किए जाएंगे, ठीक है। वो कल एक पॉइंट आया था मेरे पास, कुछ ऐसा सर्वाइव से रिलेटेड पॉइंट्स था, तो वो वाला पॉइंट भी मैं आपका अच्छे से क्लियर करूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे मैंने उसमें क्लियर कर दिया था, बट अगर कुछ भी और छूट जाता है तो उसको मैं आपका क्लियर कर दूंगी, ठीक है ना। हाँ, द स्ट्रगल ऑफ सर्वाइव, ये जो पॉइंट है ना, ये कल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। और सब्सटेंस क्राइसिस, ये भी हम क्लियर करेंगे, ठीक है ना। तो कोई भी ऐसा मन में आप मत रखिए कि मैम ये पॉइंट छूट गया है या ये रह गया है। और एक बार जब हमारा कंप्लीट ये नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे, वीडियोस कंप्लीट हो जाएंगे, तो एक वन टाइम में आपको बुक के अकॉर्डिंग भी पूरा क्लियर कर दूंगी। इसलिए कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि आपका कोई भी पॉइंट छूटेगा या कोई भी टॉपिक में आप कंफ्यूज रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है बेटा। तो ये सारी चीज़ें आपको आज समझ में आ गई होंगी। और आप याद रखिए, जो ये नोट्स है ना, इन नोट्स को बुक में अंडरलाइन करिएगा, ध्यान रखिएगा। जो भी मैं नोट्स बोर्ड पर नोट डाउन करती हूँ, उनको आप जब बुक खोलते हैं तो एक एक लाइन आपकी बुक में है, तो उस बुक में आप उन लाइंस को अंडरलाइन करिएगा, ताकि आपको पता रहे कि ये इंपॉर्टेंट लाइंस हैं। और जब आप एग्जाम में पढ़ेंगे तो आप उन इंपॉर्टेंट लाइन को हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हाईलाइट रहेंगी तो आपको ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना पड़ेगा। उन हाईलाइट पॉइंट्स को अगर आप पढ़ के जाएंगे तो आप अच्छे से अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू।